नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं जीवमजीवं दब्बं जिन्वर्वशेन जेनने दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्देदं सभ्यता शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक जनार्द देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपना द्रव्य संग्रह चल रहा है और जिसमें कल अपन ने धर्म द्रव्य तक अपन पहुँच गए, आकाश द्रव्य तक पहुँच गए थे और 20 गाथाएं अपनी पूरी हो गई। 21 नंबर गाथा में आचार्य भगवान काल द्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं। दव्य परिवर्त्य रूपो जोशो कालो हवै भवहारो परिणामादि लखो भट्ठन लखो या पर मठो। हाँ, अब इसमें क्या बता रहे हैं, काल द्रव्य 2 प्रकार का होता है। एक व्यवहार काल होता है और एक निश्चय काल होता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के काल का यहाँ पे स्वरूप बताया जा रहा है कि द्रव्य परिवर्तन रूप हो, जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है, जो सो यानी वह काल है। कौन है काल? व्यवहारो, वह व्यवहार काल है। द्रव्यों के परिवर्तन से जो उत्पन्न होता है उसका नाम होता है व्यवहार काल। माना कि अपन ने बोला हम 80 साल के हो गए, ठीक है ना, तो 80 साल जो उत्पन्न हुआ है, जी तुम्हें 80 साल का ज्ञान कैसे हुआ? हमारी उम्र से। ठीक है, तो हमारी उम्र से मतलब पुद्गल के परिवर्तन से। माना कि सुबह थी शाम हो गई, कैसे पता चला? सूर्य के गमन से। सूर्य उगा था, सुबह थी, सूर्य डूब गया तो शाम हो गई। तो अपन ने बोला दिन डूब गया, दिन खत्म हो गया, समझ रहे ना? तो जी अपन को कैसे पता चला? द्रव्य के परिवर्तन से। कौन से द्रव्य के परिवर्तन से? पुद्गल द्रव्य के परिवर्तन से। तो अपन को जो पुद्गल द्रव्य के परिवर्तन से जो भी पता चलता है उसका नाम है व्यवहार काल। घड़ी, घंटा, दिन, रात, वर्ष, साल, 2 साल, 10 साल, ये सब क्या होते हैं? व्यवहार काल है। ठीक है जी, स्टूल था अपन लाए थे, टूट गया तो फिर तुमसे पूछा गया कितना समय हो गया? बोले 2 साल चला। जो 2 साल का तुम्हें ज्ञान हुआ वो कैसे हुआ? तो स्टूल के टूट जाने से हुआ। समझे ना? टूट गया मतलब क्या? उसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो द्रव्यों के परिवर्तन रूप जो है वो व्यवहार काल है और परिणाम आदि लखो, और उसका लक्षण ही परिणाम है। ठीक है, द्रव्यों का परिणाम ही उसका लक्षण है। बट्ठन लखो या परमठो, और जो बर्तना है वो निश्चय काल है। ठीक है, तो अब निश्चय काल का लक्षण भी, निश्चय काल क्या करता है? द्रव्यों को परिणमन कराता है। ठीक है ना? अपन जो 80 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, जी किसके कारण हो गए? काल द्रव्य के कारण। ठीक है, यदि निश्चय काल नहीं होता
तो संसार में एक भी द्रव्य में परिणमन नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही रहता। अब सोचो बोले महाराज कितना अच्छा होता, अच्छा होता कि नहीं होता? कोई बूढ़ा भी नहीं होता, कोई जवान भी नहीं होता, कोई बच्चा भी नहीं होता, जो जैसा है वही अनंत काल तक वैसा का वैसा बना रहता। तो अच्छा होता कि बुरा? क्यों होता बुरा है? हाँ, तो बुरा भी होता और अच्छा भी होता। अच्छा क्यों होता? क्योंकि जिसको सुखी पर्याय मिल गई, सुख मिल गया, तो वो तो सुखी हो जाता, सुख ही सुख रहता उसके जीवन में हमेशा। लेकिन जो दुखी है वो हमेशा दुखी ही रहता, जो त्रियंच है वो त्रियंच ही रहता, जो नारकी है वो नारकी ही रहता, जो देव है वो देव ही रहता, और कोई भी भगवान नहीं बन सकता। ठीक है? तो जी हमारे ऊपर किसका? काल द्रव्य का हमारे ऊपर उपकार है कि वह क्या करता है? छहों द्रव्यों में परिवर्तन करता है। ठीक है? सबका परिणाम करवाता है, सबको प्रति समय बदलाता है। तुम बदल जाओ, तुम एक से नहीं रह सकते, कोई भी हो। ठीक है? एक से नहीं रह सकते, तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। और बदलने के लिए जो सहकारी निमित्त है वह कौन है? काल द्रव्य है। अब काल द्रव्य की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, वरना तुम सोचो कि काल द्रव्य की हमारे साथ दुश्मनी है। हमारे तो 40 साल में बाल सफ़ेद हो गए, इनकी 80 साल में भी नहीं हुए। उसने हमारे बाल जो है जल्दी सफ़ेद कर दिए, इनके नहीं करे। तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है? क्योंकि वो भी उदासीन निमित्त ही है, किसी को जबरदस्ती कुछ भी नहीं कराता है। तुम्हारे द्रव्य में परिणमन हो रहा है तो वो उदासीन निमित्त बन करके और करा रहा है बस। ठीक है? किसी को जबरदस्ती नहीं करा रहा है। तो एक काल नाम का एक द्रव्य है। ठीक है जी? काल जो है ना, घड़ी घंटा, 1 घंटा हो गया, काल अपन कैसे जानते? घड़ी से। कितने बज गए? 7:15 बज गए। कहाँ बजे 7:15? घड़ी में समझ रहे? तो अब घड़ी में एक काम करो, 8:15 बजा दो, तो 8:15 बज जाएंगे, बज जाएंगे। घड़ी में बजते नहीं है, घड़ी तो बताती है, बजते तो यहाँ पे है। समझ रहे ना? घड़ी से तो मात्र क्या होता है? बोध होता है, ज्ञान होता है कि इतने बज गए। तुम ये ना सोचना कि घड़ी में बज गया, वो अम्मा बोल रही घड़ी में बज गए। तो घड़ी बंद हो जाएगी तो फिर नहीं बजेंगे। बोलो, यदि माना कि घड़ी तुम्हारी बंद कर दो, सेल निकाल करके अलग कर दो, तो फिर तो रात नहीं होगी ना। तो घड़ी तो बंद हो, घड़ी में तो 5 बजे, अब तुम बोलो रात हो गई, कैसे हो जाए रात? तो घड़ी के बजने से नहीं बजती हैं। घड़ी तो एक माध्यम है, एक साधन है बताने के लिए। बजते तो अपने परिणमन से काल द्रव्य जो है वो सबका परिणमन कराता है और उसके अनुसार परिणमन होता रहता है। तो निश्चय काल से द्रव्यों में परिणमन होता है और परिणमन होने से व्यवहार काल की उत्पत्ति होती है। ठीक है? निश्चय काल का काम क्या है? निश्चय काल का काम क्या है? द्रव्यों का परिवर्तन कराना। और जब द्रव्यों का परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के निमित्त से व्यवहार काल की उत्पत्ति होती है, व्यवहार काल उत्पन्न होता है। आया समझ में? बिल्कुल सरल है। जीव में देखो, हमने 2 प्रकार के परिणाम बताए थे। एक तो अर्थ परिणमन भी होता है और एक व्यंजन भी होता है। तो व्यंजन तो अपन देख लो कि अपन 40 साल के हो गए, तो जीव में भी तो परिणमन हुआ है ना। जीव के ज्ञान में भी तो परिणमन हुआ है ना। जब तुम 1 साल की थी तब तुम्हारे पास इतना ज्ञान था क्या?
जब 10 साल की थी तो ज्ञान में परिणमन हुआ, 40 की हो गई परिणमन हुआ, तो ज्ञान में भी तो परिणमन चल रहा है ना शरीर के साथ साथ, तो वो जीव का परिणमन है। हाँ, क्योंकि उस ज्ञान के परिणमन के लिए भी काल द्रव्य सहकारी है। यदि काल द्रव्य नहीं हो तो ज्ञान में भी परिणमन नहीं हो। जो मूर्ख हो वो मूर्ख ही रहे, जो विद्वान हो विद्वान ही रहे। लेकिन जो मूर्ख विद्वान हो रहा है, विद्वान मूर्ख हो रहा है, जिसके परिणमन के लिए भी काल द्रव्य सहकारी है। ठीक है, इसलिए छहों द्रव्य के परिणमन के लिए काल द्रव्य सहकारी है। उनके गुणों के परिणमन के लिए भी काल द्रव्य सहकारी है। 6 द्रव्य का परिणमन भी काल से ही होगा, और 6 द्रव्यों के अंदर जो गुण हैं उनका परिणमन भी काल द्रव्य से ही होगा। माना कि ये तुम्हारी दीवार सफ़ेद है, कालांतर में ये दीवार काली हो जाएगी, 10-20 साल बाद काली हो जाएगी, तो वो सफ़ेद पना काला कैसे हो गया? परिणमन हुआ है। ठीक है, तो परिणमन किसने कराया? काल द्रव्य ने। तो ये चूंकि था पुद्गल द्रव्य, लेकिन सफ़ेद पना जो था वो पुद्गल का एक गुण था। ठीक है, स्पर्श रूप रस गंध, तो ये क्या है? सफ़ेद क्या है? रूप है। ठीक है, तो इसमें भी जो परिणमन हुआ है वह भी काल द्रव्य के सहकारी निमित्त से हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल सरल है, इजी है, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, समझने की लग होनी चाहिए। आगे चलें। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि काल द्रव्य जो है, तुमने काल द्रव्य तो बता दिया, लेकिन वो काल द्रव्य रहता कहाँ है, करता क्या है, खाता क्या है, तो जी सब बता रहे हैं। लोयायास पदे से एक एक के जेठिया हुए एक एक का, रैणाणम राशि में वो ते कालाणु असंखदा पाणी। हाँ, तो काल द्रव्य कहाँ रहता है? लोयायास प्रदेशे, लोकाकाश के प्रदेशों पर। जो लोकाकाश है ना, लोकाकाश कितना बड़ा है पंकज? लोकाकाश कितना बड़ा है? क्या बताया था धनपाल जी? लोकाकाश कितना बड़ा है? नहीं मालूम। ओहो, कौन बताएगा? सुरेश भाई, अब तो तुम व्रती बन गए ना। इसमें देखो, समाधि तंत्र नाम का एक ग्रंथ है, तो उसमें आचार्य बोलते हैं, आवृत्ति व्रत मादाय व्रति ज्ञान परायणा। पढ़ा नहीं पढ़ा? आवृत्ति को व्रति बनना चाहिए, और व्रति को क्या करना चाहिए? तो व्रति को ज्ञान में लीन हो जाना चाहिए। ज्ञान करने के लिए 24 घंटे जितना भी समय मिले तो ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो। व्रति का एक ही काम है। हाँ, तो आवृत्ति व्रत मादाय और व्रति ज्ञान परायण। जितने समय तुम ज्ञान करोगे उतने समय तुम्हारा शुभोपयोग चलेगा, और जितने समय पोती पोतों को खिलाओगे उतने समय अशुभ उपयोग चलेगा। ठीक है, तो पोती पोता छोड़ करके क्या करना? ज्ञान में लीन हो, ज्ञान करो, सीखो। नहीं आता फिर भी सीखो, सीखोगे वो भी शुभोपयोग कहलाएगा, उससे भी पुण्य का ही बंध होगा। ठीक है, तो लोकाकाश कितना बड़ा है? बोलो अम्मा, अम्मा बोलो, है जोर से तो बोलो थोड़ा। असंख्यात प्रदेशी है, तो अपन उसको नाप तोलेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा? लोकाकाश की नाप तोल करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा?
हाँ बोलो। सैलू की बुआ, अब तुम्हारे बाल तो देखो सफ़ेद थे तो लाल हो गए। लाल हो जाएंगे, पीले काले सब हो जाएंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के होंगे। बोलो कितना हो जाए? नाप नहीं होता है। कोई कर सकता क्या नाप? बोलो जी, क्या नाम है? सेठ जी के चाचा जी है ना, कुर्सी पे बैठे, लोक आकाश का नाप करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा? नहीं आ रहा समझ में है? असंख्यात हो जाएगा। और कोई आज भी? सुरेंद्र की अम्मा कहाँ चली गई? नींद लग गई, सो गई, हो ही गई। 343 घन राजू, नाप ही नहीं हो सकता, नाप ही नहीं हो सकता। लोक आकाश को यदि नाप तोल करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा? तो 343 घन राजू, जगत श्रेणी का क्यूब। ठीक है, 7 × 7 × 7, तो जी क्या हो गया? लोक आकाश आ गया। लोक आकाश को नापना चाहो तो नाप सकते हैं, नापना नपता नहीं है ऐसा नहीं है। 343 घन राजू का लोक आकाश है। ठीक है, तो इतना बड़ा जी आकाश जो है, लोक आकाश, जहाँ पर 6 द्रव्य रहते हैं, उसकी नाप है 343 घन राजू। ठीक है, अब ऐसा नहीं कहना कि नहीं नापता नहीं है, नप जाएगा। पटवारी को तो बोला, वो सबको नाप देगा। समझ रहे हैं? तो लोक आकाश के जो प्रदेश हैं वहाँ पर ये काल द्रव्य रहता है। तो कैसे रहता है? इक्के के जे ठियाहू इक्के का। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य का एक एक प्रदेश रहता है। तो जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं इतने ही काल द्रव्य के प्रदेश हैं, दोनों के बराबर हैं, सेम सेम हैं। किसके है? जितने क्या बोल रहे? जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही काल हैं, क्योंकि एक एक प्रदेश पर एक एक रह रहा है ना। जितने प्रदेश हैं उतने ही हैं, बराबर हैं, एक भी कम नहीं है और एक भी ज़्यादा नहीं है। एक एक प्रदेश पर एक एक रहता है। ठीक है, तो कैसे रहता है? रैणाणम राशि में वो रत्नों की राशि की तरह है। ते कालाणु असंख्य दपाणी, तो वो कितने हैं? ते मतलब वे, कालाणु मतलब काल के अणु कितने हैं? असंख्य दपाणी, तो असंख्यात द्रव्य हैं। काल के कितने द्रव्य हैं? ये सब याद रखना, जीवन भर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। प्रवचन सार, पंचाष्टिकाय, द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह, समय सार, ये सब यदि पढ़ना हो तो ये सब याद होना आवश्यक है, वरना कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? वो कालाणु कितने हैं? असंख्यात द्रव्य हैं। वो कहाँ रहते हैं? तो लोक आकाश में रहते हैं। कैसे रहते हैं? तो रत्नों की राशि की तरह रहते हैं। फिर भी रत्नों की राशि तो, एक डिब्बे में तुमने रत्न की राशि रखी, माना कि ये मोती हैं किसके? माला के। तो माला के मोती खोल करके तुमने एक डिब्बी में भर दिए, तो जैसे वो मोती भरे हुए हैं ऐसे कालाणु सारे लोक में भरे हैं, लेकिन फिर भी उन मोती के बीच में जगह है। लेकिन इस लोक में कहीं भी सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं है जहाँ कालाणु नहीं रहता हो। ठीक है, अब ये बताओ कि एक सुई की नोक की बराबर जगह है तो उतनी जगह में कितने कालाणु रहेंगे? बोलो, कौन बताएगा? पुरुषों में है कोई?
बताने वाला। एक सुई की नोक की जगह में कितने कालाणु रहेंगे? 2, 3, 4, 5 कितने रहेंगे? हैं? क्यों? सुई की नोक की बराबर जगह बोल रहे हैं ना हम, इतने में तो गिन लेंगे ना अपन। क्यों? सुई की नोक की बराबर जगह में भी असंख्यात कालाणु रहते हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है। 1, 2, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 अरब, 10 संख, 10 नील, 10 खरब, 100 खरब, 1000 खरब, लाख खरब, करोड़ खरब नहीं, और ज्यादा। समझ रहे ना? तो एक सुई की नोक के बराबर जगह में कितने कालाणु रहते हैं? तो असंख्यात रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, अलग अलग ही रहते हैं। ठीक है? एक सुई की नोक की बराबर जगह में कितने हैं? असंख्यात हैं। तो ऐसे ऐसे वो कालाणु रह रहे हैं। तो वो कालाणु क्या कर रहे हैं कि उनके प्रदेशों पर जो जो भी द्रव्य है उन सब का परिणमन करा रहे हैं। अब हमारे शरीर में कालाणु रहते कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। कितने रहते? 2, 3 हैं? हमारे शरीर के अंदर भी कालाणु हैं। तो हमारे शरीर में भी जो खून का संचार हो रहा है वह भी कालाणु के निमित्त से ही हो रहा है। हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी कालाणु के उससे ही हो रहा है। हमारे शरीर में जो भी धातु उपधातु परिवर्तित हो रही हैं उनके लिए भी कालाणु सहयोगी है। तो हमारे शरीर के अंदर में असंख्यात कालाणु भरे हुए हैं, 1, 2 नहीं, सबके शरीर में। केवली भगवान के शरीर में कालाणु है कि नहीं? आना तो बोलो। केवली भगवान के शरीर में कालाणु है कि नहीं है? तो वो तो सब सिद्ध रहे थे ना, उनके शरीर में तो कुछ होता नहीं है। जी शांतिनाथ भगवान बैठे, इनकी मूर्ति के अंदर कालाणु है कि नहीं? इनके अंदर भी कालाणु है। कालाणु अमूर्त है, इसलिए वो अरहंत सिद्ध सबके शरीर में समाये हुए हैं, असंख्यात हैं, पूरे लोक में भरे पड़े हैं। ऐसी सुई के नोक के बराबर भी कहीं जगह ऐसी बाकी नहीं है जहाँ कालाणु नहीं रहता हो। सब जगह रहते हैं और सब जगह रह करके सारे लोक का परिणमन कराते हैं। ठीक है? समझ में आया? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? ठीक है? तो काम है उनके पास, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो उनका काम क्या है? सारे छहों द्रव्यों का परिणमन कराना और सब जगह रहना, सब जगह रह करके। तो वो हैं कितने? तो बोलो असंख्यात। तो जब सुई की नोक के बराबर जगह में असंख्यात हैं तो लोक में तो अनंत हो जाना चाहिए ना। बोलो। सुई की नोक के बराबर जगह में कितने हैं? असंख्यात हैं। तो कहाँ सुई की नोक और कहाँ इतना बड़ा 3 लोक, 343 घन राजू। राजू क्या होता है? जो काजू खाता तो राजू होता है, कोई होता ना राजू। राजू भी बताएंगे, राजू बहुत बड़ा होता है। समझ रहे? लेकिन असंख्यात की गणित ऐसी होती है कि असंख्यात में असंख्यात का भाग लगाओगे तो भी असंख्यात ही आते हैं। असंख्यात में असंख्यात का गुणा करोगे तो भी असंख्यात ही आते हैं। तो फिर महाराज अनंत कहाँ से आते हैं? तो अनंत बहुत दूर आते हैं। ठीक है? त्रिलोक पन्नति में ये सारी गणित लिखी हुई है, बहुत बड़ी गणित है, इन सबको पढ़ना पड़ती है। अनंत क्या होता है, असंख्यात क्या होता है, असंख्यात के भी 9 भेद होते हैं।
अनंत के भी 9 भेद होते हैं, संख्यात के उपमान, ठीक है ना, संख्यामान, उपमामान, ये सारे भेद उसमें पढ़ने पड़ते हैं। तो फिर अपन को पता चलता है कि असंख्यात क्या है और अनंत क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार कालाणु असंख्यात हैं, ऐसा अपन ने जाना। अब आगे कल और जानेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याम।